दोस्तों ये सच्ची कहानी बिहार के अररिया जिले के पलासी गांव की है। पलासी गांव में सेठ रामलाल जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत 12 दिनों का शोक सभा चलना था। शोक सभा का चौथा दिन चल रहा था। घर वाले बैठे हुए थे, उनके रिलेशन वाले भी आए हुए थे और गांव के कुछ गणमान्य लोग भी जो सेठ रामलाल जी को जानते थे वो बैठे हुए थे। तभी दोस्तों उनके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक वकील साहब जिनका नाम था जमुना प्रसाद, वो अपनी डायरी लेके अपना फाइल लेके वहाँ पर प्रवेश करते हैं और रूपदार आदमी बोलते हैं, सेठ रामलाल जी के बेटे कौन है। तभी दोस्तों उस भीड़ की निगाह उनके ऊपर जाती है और उस भीड़ में से 3 हाथ ऊपर होता है जो कि उनके बेटे का था। पहला बेटा का नाम हरि प्रसाद था जो कि रेलवे में नौकरी करता था। दूसरे बेटे का नाम जीवन प्रसाद था जो कि बैंक में क्लर्क था। और तीसरे बेटे का नाम अर्जुन था जो कि अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई एक छोटी सी परचून की दुकान चलाया करता था। तीनों सवालिया निगाह से उस वकील जमुना प्रसाद को देखने लगते हैं। वकील साहब गला साफ करते हुए खंगारते हुए बोलते हैं, सभी गांव वाले को संबोधित करके बोलते हैं कि इनके पिता सेठ रामलाल जी ने मुझसे 20 साल पहले कुछ कर्ज लिया था जो आज सूद समेत 20 लाख रुपया हो गया है। अब उनके बेटे का फर्ज बनता है वो कर्ज मुझे चुका दें। दोस्तों ये सुनकर उनके तीनों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उनकी पत्नियां भी एक दूसरे को देखने लगती है क्योंकि वो तीनों में से कोई भी उस कर्ज को चुकाने का इच्छुक नहीं था। गांव वाले में भी खुसुर फुसुर मचने लगती है। तभी उनका बड़ा बेटा हरि प्रसाद जो कि रेलवे में नौकरी करता था वो खड़ा होता है, बोलता है आपके पास क्या सबूत है कि हमारे पिता ने आपसे कर्ज लिया है। जमुना प्रसाद मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बेटा मैं पेशे से वकील हूँ, इतना मूर्ख तो हूँ नहीं कि बिना सबूत तुम्हारे पास आ जाऊँ। तभी उनका दूसरा बेटा जीवन प्रसाद खड़ा होता है जो कि बैंक में क्लर्क था। वो बोलता है अगर आपके पास सबूत भी है, पिताजी ने कर्ज लिया है तो उनके मरने के साथ वो सारा सबूत खत्म हो गया, सारा डील समाप्त हो गया, हम उनके भरपाई नहीं करेंगे। तभी उनका तीसरा बेटा अर्जुन खड़ा होता है, बोलता है वकील साहब आपको अगर पैसे ही लेने थे तो मेरे पिताजी जब जिंदा थे तब आप क्यों नहीं आए। वकील साहब जमुना प्रसाद बोलते हैं कि बेटा करार 20 साल का था और आज वो करार पूरा हुआ। तुम्हारे पिताजी ने पैसे लेने वक्त 20 साल का करार दिया था और बोला था 20 साल बाद मैं ये पैसा चुकाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि वो मर चुके हैं। तुम लोग उनके बेटे हो, लायक बेटे हो, समाज में भी उनकी इज्जत है, तुम्हें चाहिए कि उनका कर्ज चुका दो। अब दोस्तों समाज में खुसुर फुसुर होने लगती है। उनका बेटा अगर चाहते तो ये कर्ज चुका सकते थे क्योंकि दोनों बेटे नौकरी करते थे। ये कर्ज उनके लिए मामूली से कर्ज था। बड़ा बेटा हरि प्रसाद बोलता है जो कि रेलवे में नौकरी करता था, मैं इस कर्ज को नहीं मानता, इस डील को नहीं मानता, आप कोई फ्रॉड हो, क्या सबूत है आपके पास। दूसरा बेटा जीवन प्रसाद भी अपने बड़े भाई के हाँ में हाँ मिलाता है, बोलता हम लोग इसको नहीं जानते हैं, पिताजी ने इसका कोई जिक्र नहीं किया था, हम इस कर्ज को नहीं चुकाएंगे। और वकील जमुना प्रसाद गांव वाले को संबोधित करके बोलता है, वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको संबोधित करके बोलता है, देखिए सेठ रामलाल जी हमारे अच्छे मित्र थे, अगर उनका बेटा ये कर्ज नहीं चुकाएगा तो मुझे मजबूर होकर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और कोर्ट में केस दर्ज करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इससे रामलाल जी की इज्जत खराब होगी, समाज में उनकी इज्जत मान मर्यादा है, मैं नहीं चाहता कि हमारे दोस्त की मान मर्यादा खराब हो, लेकिन मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। तभी दोस्तों रामलाल जी का तीसरा बेटा अर्जुन जो कि परचून की दुकान चलाया करता था वो खड़ा हो जाता है। वकील साहब को बोलता है, वकील साहब कितना कर्ज है। वकील साहब बोलते हैं 20 लाख, लेकिन अगर तुम लोग हामी भरो कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो तो मैं इसमें कुछ रियायत कर सकता हूँ, कुछ कम कर सकता हूँ। अर्जुन बोलता है ठीक है वकील साहब, मैं ये कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पिता का नाम मरने के बाद खराब हो, समाज में उनकी इज्जत धूमिल हो और मुझे गर्दन नीची करके समाज में चलना पड़े। लेकिन मेरे पास नगद पैसे नहीं है, दुकान में इतनी आमदनी नहीं होती है, लेकिन मेरे हिस्से का जो खेत है मैं वो आपको दे दूंगा। दोस्तों ये सुनते ही अर्जुन की पत्नी जो कि बहुत सारी औरतों के बीच में बैठी हुई थी एकाएक खड़ा होती है और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है और उसे डांटते हुए बोलती है, ये क्या मूर्खता कर रहे हो, क्या पागलपन है, अगर आप जमीन उन्हें दे दोगे, खेत उन्हें दे दोगे तो हम लोग खाएंगे क्या। तुम्हारे बड़े 2 भाई हैं, वो नौकरी भी करते हैं, वो चाहते हैं तो तीनों मिलकर कर्ज चुका सकते थे। जब तुम्हारे बड़े भाई इसके लिए तैयार नहीं है, वो हामी नहीं भर रहे हैं, तुम क्यों धर्मात्मा बन रहे हो। अर्जुन अपनी पत्नी को बोलता है, भाग्यमान मुझे इसी समाज में जीना है और इसी समाज में रहना है, मैं नहीं चाहता हूँ इस थोड़े से पैसे के लिए मेरे पिताजी का नाम खराब हो और मैं जिधर जाऊँ गांव वाले बातें बनाएं, हमें ताना दे और हमें इसके लिए शर्मिंदा होना पड़े। आज जो कुछ भी है हमारे पिता का दिया हुआ है, हमारे पिताजी ने हम तीनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके तीनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें नौकरी लगाई। मेरे किस्मत में नौकरी नहीं थी तो मैं उनकी परचून की दुकान चलाने लगा। हम तीनों भाई का फर्ज बनता है
कि पिताजी का नाम खराब ना हो, उनका पैसा चुका दें, ताकि उनके मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और अपनी पत्नी को संबोधित करके बोलता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी बाजू में जान है, मैं मेहनत मजदूरी करके भी तुम्हारी हर इच्छा, हर अरमान पूरा करूँगा, तुम परेशान ना हो। तुम क्या चाहती हो? लोग तुम्हारे पति को नामर्द कहे, लोग तुम्हारी पति की बेइज्जती करे, राह चलते उनके ऊपर कोई न कोई फप्तियाँ कसे। दोस्तों, एकाएक अर्जुन की पत्नी को होश आता है। वो बोलती, नहीं जी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि लोग मेरे पति की बेइज्जती करें। जाइए और ज़मीन बेचकर उनका कर्ज चुकाइए, आप एक सच्चे मर्द हो। दोस्तों, जैसे ही अर्जुन उस सभा में आता है रूम से निकल के, वकील साहब जमुना प्रसाद मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ बरखुरदार, पत्नी ने चाबी भर दिया? अर्जुन बोलता, नहीं वकील साहब, वो एक सच्चे मर्द की पत्नी है, वो चाबी नहीं भर सकती। उसने मुझे बोला है ज़मीन बेच के आप कर्ज चुकाओ। दोस्तों, वकील साहब दोनों भाई की ओर देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम छोटे भाई का तुम दोनों मिलकर मदद नहीं कर सकते? अगर तुम दोनों थोड़ी मदद करो तो तुम्हारे भाई का कर्ज थोड़ा हल्का हो जाएगा, बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। तुम दोनों बड़े भाई हो, तुम दोनों का फर्ज बनता है अपने छोटे भाई का मदद करना। लेकिन वो दोनों भाई मदद के लिए हामी नहीं भरते हैं। अब वकील साहब वहाँ बैठे गणमान्य लोग की ओर संबोधित करके बोलते हैं कि आप लोग समाज के वरिष्ठ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप भी दोनों भाई को समझाइए कि अपने छोटे भाई का मदद करें। वहाँ समाज में बैठे लोग उन दोनों भाई को समझाते हैं कि बेटा, तुम लोग नौकरी करते हो, तुम लोगों के पास काफ़ी पैसा है, तुम लोग चाहते हो तो अगर छोटे भाई की मदद कर देते तो ये कर्ज काफ़ी कम हो जाता। वकील साहब ने बोला है थोड़ा रियायत भी दे देंगे तो कुल मिला के 5-5 लाख के हिस्से आएगा। लेकिन दोनों भाई साफ मुकर जाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि मुझे मतलब नहीं है अर्जुन कहाँ से इनको पैसा देगा, ज़मीन बेचेगा, क्या करेगा, वो उसका मसला है, मैं इसमें उसका कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मेरे पिताजी ने कभी कोई कर्ज लिया है। दोस्तों, जैसे ही क्लियर हो जाता है कि कोई अर्जुन की मदद नहीं करेगा, तो वकील साहब एक बार फिर से गला खंगारते हुए बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को मैं एक बात छुपाया हूँ। अब वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे, उनके रिलेटिव गणमान्य लोग, सब उनका मुंह देखने लगता है कि वकील साहब क्या कहना चाहते हैं। फिर वकील साहब सारी हकीकत बताते हैं और बताते हैं कि मैं और सेठ रामलाल काफ़ी अच्छे मित्र थे। हम लोगों ने आज से 20 साल पहले शेयर मार्केट से कुछ शेयर खरीदे थे और दोनों के बीच ये करार हुआ था कि जब तक हम दोनों जिंदे हैं तब तक शेयर नहीं बिकेगा। लेकिन हम दोनों दोस्त में से जो भी एक दोस्त मर जाता है तो जिंदा रहने वाला दोस्त सारे शेयर को बेचकर और मरने वाले दोस्त के हिस्से में जितना शेयर आता है उसके योग्य संतान को ये पैसा दे देगा। मैं वो पैसा लेके यहाँ आया था देने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि रामलाल के 3 बेटे हैं और 3 बेटे में योग्य कौन है मुझे ये पता नहीं चल रहा था, क्योंकि पैसे लेने के लिए तो सब अच्छे बन जाएंगे। इसलिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा, क्योंकि योग्य बेटे का चयन ऐसे ही हो सकता था और मुझे खुशी है कि मैंने योग्य बेटे का चयन कर लिया, वो है अर्जुन। इसलिए सेठ रामलाल जी की प्रॉपर्टी पर, उनके पैसे पर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का अधिकार है। और दोस्तों, वकील साहब इशारा करते हैं, उधर से 2 आदमी 4 बड़े बड़े सूटकेस लेके आता है। वकील साहब बोलते हैं कि सारे टैक्स काट के टोटल 50 लाख रुपया हैं जो कि अर्जुन के हिस्से में आते हैं। अर्जुन चारों सूटकेस उतारता है और अपने कमरे में रख देता है। तभी उनकी पत्नी दौड़ के आती है और अर्जुन को बोलती है आंखों में आंसू लिए कि जी, एक बार तो मैं भी अपने रास्ते से भटक गई थी। अब मुझे पता चला कि सच्चे रास्ते में, ईमानदारी के रास्ते में कांटे तो जरूर हैं, लेकिन भगवान एक बार सुनते जरूर हैं, और जब भगवान सुन लेते हैं तब देते हैं छप्पर फाड़ के, जैसे आज उन्होंने दिया। दोस्तों, वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे सब लोग ताली मारने लगते हैं और अर्जुन की जय जयकार करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से एक शिक्षा निकल के आती है कि रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन हमें ईमानदारी का रास्ता चयन करना चाहिए और अपने पिता की इज्जत को अपना इज्जत समझना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार बढ़िया कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।